हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीएमएस 2025 सेट डी पीडियाट्रिक्स पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 104 to 1110। मैं 97 to 103 ऑलरेडी डिटेल डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम 104 से 1110 डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Next question. Which of the following are included as a deficiency under the RBA scheme? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो डिफिशियंसी की बात की है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट वर्ड है डिफिशियंसी। तो हम इसमें RBA स्कीम में देखो क्या पढ़ते हैं, 4 Ds के बारे में पढ़ते हैं, जो कि क्या है, ये डिफेक्ट है ना, डिफिशियंसी, डिजीज़ और डेवलपमेंटल डिलेज एंड डिसेबिलिटीज़। तो डिफेक्ट की बात करें तो डिफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। डिफेक्ट के नाम से देखो, क्लेफ्ट डाउन सिंड्रोम है ना, कि हिप प्रॉपर नहीं बना, लिप प्रॉपर नहीं बना, फुट प्रॉपर नहीं बने, है ना, क्लब फुट, आँखों में या कान में दिक्कत है, कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट और डिफनेस, हार्ट में दिक्कत है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, या फिर रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी आँख की दिक्कत है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, डिफेक्ट्स है ना। दूसरा डिफिशियंसी की बात करते हैं, तो डिफिशियंसी किस चीज़ की होगी, आयरन की डिफिशियंसी हो गई तो एनीमिया हो गया, या फिर विटामिन में विटामिन ए डिफिशियंसी, विटामिन डी डिफिशियंसी एंड आयोडीन की डिफिशियंसी दैट लीड्स टू गॉइटर। तो ये डिफिशियंसीज हो गए। डिजीज़ की बात करें तो डिजीज़ में वही सेम स्किन की डिजीज़ है ना, मतलब स्किन कोई भी कंडीशन, ओटाइटिस मीडिया, RSD, RAD, रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ है ना, rheumatic heart disease and convulsions, these are the diseases. and developmental delay, तो डेवलपमेंट में ये देखो क्या आता है, कि हेयरिंग प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ, विजन प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ, न्यूरोमोटर इम्पेयरमेंट है ना, कॉग्निटिव समझ नहीं पा रहा है बच्चा चीज़ें, लैंग्वेज डिले है, बोल नहीं पा रहा है अच्छे से, याद नहीं कर पा रहा है, या फिर ADHD है ना, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, मतलब बच्चा कहीं पे भी कंसंट्रेशन नहीं लगा पा रहा है। ठीक है, कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, ये डिजीज़ के अंदर आता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इसका मेन कॉज क्या होता है, ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म is the main cause. Come to the options given in the question. Deficiency under the RBSK, तो hypothyroidism is a disease है ना, और बाकी ये क्या है, विटामिन ए डिफिशियंसी, एनीमिया, विटामिन डी डिफिशियंसी, ये क्या है, डिफिशियंसी। तो हमारा आंसर क्या चला गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है ना, दिस इज द करेक्ट। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड बट वी शुड फोकस, हाइपोथायरॉयडिज्म में बी कंफ्यूज विद द गॉइटर, लेकिन हमें याद रखना है कि ये RBSK के अंदर किस में रखा गया है, डिजीज के अंदर रखा गया है। ठीक है, नॉट डिफिशियंसीज। डिफिशियंसी तो आयोडीन की डिफिशियंसी जिसकी वजह से गॉइटर हो रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। देखो, हाइपरकैलेमिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्ड क्या है, हाइपरकैलेमिया इन अ चाइल्ड और एंड करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमने करेक्ट स्टेटमेंट पूछे। ठीक है, अब तक हमसे सारे करेक्ट स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा करेक्ट ही पूछा जाता है, कभी कभी इनकरेक्ट भी पूछा जाता है, वो गलत ना हो, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स करेक्ट इनकरेक्ट में मार्क करता हूँ है ना। दिस इज माई हैबिट, यू शुड लर्न दिस। एंड hyperkalemia is very important topic. So first we will discuss the hyperkalemia in detail, then we will get back to the statements. Hyperkalemia, again, थ्री वर्ड्स, हाइपर कैलीमिया है ना। तो ये क्या है, हाइपर मतलब ज़्यादा एंड कैलीमिया मतलब पोटेशियम इन सीरम। ठीक है, ईमिया मतलब सीरम। तो सीरम पोटेशियम लेवल जो है वो ज़्यादा है। नॉर्मल क्या होता है, 3.5 से मिली से 5.5, 3.5 से 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इट इज़ द नॉर्मल। तो ये 5.5 से जब ज़्यादा हो जाए तो उसको हाइपरकैलेमिया कहा जाता है। ये किन कॉजेज से हो सकता है, कोई भी किडनी है ना, किडनी या डिजीज से हो सकता है, क्रोनिक या फिर एक्यूट।
ठीक है, एसिडोसिस या फिर मिनरल कॉर्टिकॉइड जिनका काम है इसको मेंटेन करके रखना, एल्डोस्टेरॉन, इंसुलिन, इन सब की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो मेजर इनको याद करने का तरीका क्या है, देखो इसके लिए कॉजेज़ के लिए एक टेबल दी है कि या तो जो लॉस हो रहा है ना, वो ही कम हो जाए, है ना, तो डिक्रीज लॉस, इंक्रीज्ड इनटेक हमने बढ़ा लिया है, एक्स्ट्रा सेलुलर शिफ्ट हो रहा है, या फिर सेलुलर ब्रेकडाउन, दीज आर द कॉजेज, है ना, मतलब सेल टूट रहे हैं जिनमें से पोटेशियम रिलीज हो रहा है तो वो बढ़ जा रहा है। तो डिक्रीज लॉस, तो हमें लॉस कराने का काम किसका है, किडनी का, तो उसमें कोई दिक्कत है, एक्यूट हो या क्रोनिक हो, दोनों में क्या हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। अब किडनी के पार्ट्स की बात करें तो रीनल ट्यूबुलर डिसऑर्डर हो गया, जिसमें यूटीआई आ गया अपना, सूडो हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म आ गया, है ना। ऐसे ड्रग्स जो किडनी पे अफेक्ट करते हैं, एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, है ना, ये हमारे सारे पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, है ना, ये डायूरेटिक्स हैं सारे, एनसाइड्स, ये सब क्या करा रहे हैं, लॉस को कम करा रहे हैं, है ना। ठीक है, तो उसकी वजह से हाइपरकैलेमिया हो रहा है। इंक्रीज्ड इनटेक, तो इनटेक में हमने अलग से पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन करा दिया, या फिर ओरल पोटेशियम इनटेक या आईवी पोटेशियम इनटेक करा रहे हैं, तो उससे हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। शिफ्ट एसिडोसिस लो इंसुलिन में, और मेडिकेशन जैसे कि हमने कुछ मेडिकेशन तो अभी पढ़ी थी, है ना, डायूरेटिक, अदर मेडिकेशन आर बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, डिजिटलिस, सक्सेनाइल कोलिन, ये क्या कराते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर शिफ्ट कराते हैं, जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया हो जाता है। एक मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ये अलग से याद रखना, है ना, कि ये क्या करा रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर शिफ्ट ज़्यादा करा रहे हैं। सेलुलर ब्रेकडाउन की बात करें तो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, रेब्डोमायोलाइसिस, है ना, इनमें क्या हो रहा है, लाइसिस इनमें टूट रहे हैं सेल्स, तो क्रैश इंजरी हो गई या फिर हेमोलाइसिस हो गया, इनमें फिर क्या होता है, टूटने की वजह से पोटेशियम का रिलीज होता है, और ये यही मैं डिटेल में दिया है तो छोड़ो, है ना। अब इनसे इफेक्ट क्या पड़ता है हमारी बॉडी पे, देखो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या दिए, इफेक्ट ऑफ पोटेशियम लेवल बढ़ा तो उसकी वजह से ये हमारे सेल मेम्ब्रेन के रिपोलराइजेशन को अफेक्ट करता है, इंटरफेयर करता है ना, किसके सेल मेम्ब्रेन, कार्डियक कंडक्शन के सेल मेम्ब्रेन को। तो हमारे ईसीजी में कुछ चेंजेस दिखते हैं, देखो वो मैंने ईसीजी बनाने के लिए फ़ोटो लिया गूगल से। हाइपरकैलेमिया जब शुरुआत हुई, ये 5.5 से 6.5 पहुंचा, तो टॉल एंड पीक टी वेव्स दिखेंगे इसमें। देन 6.5 to 8 वाइड पी आर इंटरवल, प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल, एंड फ्लैट पी वेव्स और वाइड क्यू आर एस दिखेगा, ठीक है, और टी वेव्स भी तुम्हारी पीक करने लगेंगी। एंड फिर अगर हमारा ये 8 से ऊपर जाता है तो हमें जो पी वेव्स हैं वो अपसेंट हो जाएंगे एंड साइनसॉइडल वेव्स दिखेंगे। इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो हाइपरकैलेमिया, देखो ट्रीटमेंट को, देखो हाइपरकैलेमिया एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसका ट्रीटमेंट हमें तुरंत से तुरंत करना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि टेबलर फॉर्म में दी है, तो हम डायरेक्ट इसी को याद करते हैं कि हमें तुरंत डिसकंटिन्यू करना है। कोई भी फ्लूइड चल रहा है उसको, जिसमें पोटेशियम कंटेनिंग फ्लूइड्स, तो उसको अवॉइड करना है। कोई भी मेडिकेशन चल रही है जो कि हाइपरकैलेमिया कॉज कर रही है तो उनको अवॉइड करना है। तो अवॉइड द कॉजेटिव एजेंट, है ना, उसमें फ्लूइड हो गया, अवॉइड जो भी कॉजेटिव एजेंट है उसको हम अवॉइड करना है। देन ठीक है, दूसरा हमें हमारी हार्ट को स्टेबलाइज करना है, कार्डियक मायोकार्डियल सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करना है टू प्रिवेंट कार्डियक अरिथमिया। इसके लिए हम कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैल्शियम ग्लूकोनेट जब देते हैं ना तो वो कार्डियक मॉनिटरिंग के साथ देते हैं, कि मतलब IV कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट, क्योंकि कैल्शियम जो है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इनहिबिट करेगा, तो ये ब्रैडीकार्डिया कॉज कर सकता है। तो हमें तुरंत इसको बंद कर देना अगर ब्रैडीकार्डिया होता है। ये किस रेट पे दिया जाता है, 0.5 से 1 ml पर kg पे दिया जाता है, ओवर 5 to 10 मिनट्स अंडर कार्डियक मॉनिटरिंग, ठीक है। दूसरा हमें इसके सेलुलर अपटेक को बढ़ा सकते हैं पोटेशियम के,
अगर सेल्स अपटेक कर लेंगे तो जो सीरम का लेवल, सीरम पोटेशियम लेवल है वो कम हो जाएगा। तो उसके लिए हम इंसुलिन देंगे एंड ग्लूकोज IV दे देंगे, ठीक है। 0.3 यूनिट रेगुलर इंसुलिन ओवर 2 आवर, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ कर सकते हैं, बीटा एडरेनर्जिक अगोनिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, सैल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालिन, ठीक है। और टोटल बॉडी पोटेशियम एलिमिनेशन की बात करें तो सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट ये यूज़ किया जा सकता है, लूप और थायराइड डायूरेटिक्स यूज़ किए जा सकते हैं, और लास्ट में किडनी रिप्लेसमेंट थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जिनमें मतलब एक्यूट और क्रोनिक किडनी डिजीज़ है वो कॉज कर रहा है हाइपरकैलेमिया या फिर ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, उनमें हमें किडनी रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम और एक क्वेश्चन पे वापस आते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया इन चिल्ड्रन। तो IV कैल्शियम ग्लूकोनेट एनहेंस करता है सेलुलर अपटेक। IV ये तो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, देखो हमने यहाँ पे साइड में मैंने लगा दिया ये चार्ट ताकि इजी रहे याद रखना। IV जो कैल्शियम ग्लूकोनेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या करता है, ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन को, मायोकार्डियल सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है ताकि हम कार्डियक अरिथमिया को प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। एंड सेकंड स्टेटमेंट बीटा एडरेनर्जिक अगोनिस्ट ये स्टेबलाइज करते हैं, नहीं। क्या कर कौन, ये दोनों उल्टा दिया मतलब, है ना। इसका स्टेटमेंट यहाँ आना चाहिए था, इसका यहाँ, तो दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। एंड थर्ड स्टेटमेंट रेगुलर इंसुलिन एंड ग्लूकोज गिवन IV इनहेंस करता है ये सेलुलर अपटेक ऑफ पोटेशियम, दिस इज करेक्ट। इनहेंस सेलुलर अपटेक ऑफ पोटेशियम, इसमें हम देखो ये बीटा एनर्जी, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बिग, है ना। बड़ी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो इससे दो चीज़ हो गई, एक तो बीटा एडरेनर्जिक अगोनिस्ट हो गए, ठीक है, बीटा एडरेनर्जिक अगोनिस्ट हो गए। एंड देन B से ही तुम्हारा बाइकार्बोनेट्स हो गए, ये यूज़ करते हैं, और इंसुलिन और ग्लूकोज, दीज आर द जो कि इनहेंस करते हैं सेलुलर अपटेक ऑफ पोटेशियम, ठीक है। एंड सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फेट इनहेंस करता है टोटल बॉडी पोटेशियम एलिमिनेशन, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो आवर आंसर इज थर्ड एंड फोर्थ, करेक्ट आंसर इज थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि करेक्ट इसमें पूछा जा रहा है, कभी कभी इनकरेक्ट भी पूछा जाता है। अबाउट ओरल रोटा वायरस वैक्सीन, है ना। तो ओरल रोटा वायरस वैक्सीन के बारे में एक चार्ट दिया था, फर्स्ट हम उसको देख लेते हैं। देखो ये 4 फॉर्म्स होते हैं इसके, रोटावैक, रोटाटैक, रोटारिक्स एंड रोटासिल। इंडिया में जो मेनली यूज़ किया जाता है वो रोटावैक यूज़ किया जाता है। इसमें हम NIS में हमने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में पढ़ा है कि ये 6, 10, 14 पे दिया जाता है, 6, 10, 14 वीक पे, है ना। 6, 10, 14 मैंने ऐसे याद किया था, 6, 10, 14, ठीक है। एंड 5 बूंद होती हैं, मीठी मीठी बूंदें होती हैं, तो पहले बच्चों को कड़वी चीज़ें दी जाती है ना, जैसे OPD, और फिर उसके बाद ये रोटावैक ओरली दिया जाता है। इसका जो मेन साइड इफ़ेक्ट हमें याद रखना है, ये इंटू ससेप्शन कॉज करता है, तो इसके लिए हमें ये दिया जाता है ना। मतलब ये एडवर्स इफेक्ट होता है इसका, और इसके और एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, फीवर, डायरिया, वोमिटिंग, कफ, राइनाइटिस, है ना, ये रैश, इरिटेबिलिटी, ये सब कॉज कर सकता है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगी, अगर कोई बच्चा इंटू ससेप्शन के साथ आता है, क्योंकि इसका एडवर्स रिएक्शन था, तो हम नहीं देंगे, ठीक है। कोई बच्चा सीवियर इम्यूनो डिफिशियंसी के साथ आता है ना, वो खुद अपने आप को स्टेबलाइज ना कर पाए, मतलब ठीक ना हो पाए, इम्यूनिटी ही कम है उसकी, तो उसमें भी हम रोटा वायरस वैक्सीन नहीं देंगे, ठीक है। एंड प्रिकॉशन हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर बच्चे को पहले से ही डायरिया है तो हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसका एक एडवर्स रिएक्शन है डायरिया, ठीक है। तो हम पोस्टपोन कर देंगे। स्टोरेज का प्रकार कहाँ करना है, ये 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे करना है, और इसको विद इन 4 आवर्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन हमें यूज़ कर लेना होता है, ठीक है, ठीक है। दिस इज करेक्ट,
all detail about oral rotavirus vaccine. Now come to the statements. First statement is storage should be at 2 to 8 degrees Celsius, correct statement. Second is the vaccine should be used within 2 hours of reconstitution. This is incorrect. 4 hours ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन हमें यूज़ करना होता है. तो थर्ड स्टेटमेंट पास्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरसेप्शन इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन. इट इज़ करेक्ट. द वैक्सीन कैन बी गिवन इफ द दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज द प्रिकॉशन स्टेटमेंट कि हमें ये ध्यान रखना कि ऑनगोइंग डायरिया है तो हमें उसको अवॉइड करना है. तो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द correct answer. This is the correct answer. Next question. Children can make tower of 3 blocks, copies his mother while sleeping, has a vocabulary of 8 to 10 वर्ड्स. तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर डेवलपमेंटल एज के बारे में. ये क्वेश्चन किसके बारे में? माइलस्टोन्स के बारे में. मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि माइलस्टोन से इस बार 2 क्वेश्चन आए. तो पहला क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है यहाँ पे? टावर ऑफ 3 ब्लॉक्स बना पा रहा है, मदर को कॉपी कर रहा है, वाइल स्लीपिंग रन कर पा रहा है, एंड वोकेबलरी ऑफ 8 to 10 वर्ड्स वो बोल रहे हैं. तो करेक्ट आंसर इज 18 मंथ पे ये सब बच्चा कर लेता है. इसको देखो मैंने याद कैसे किया है. इनको 4 पॉइंट्स में याद किया जाता है. सबसे पहले हमें ग्रॉस की बात करनी होती है, देन फाइन, है ना, कि मतलब ग्रॉस मोटर क्या है, उसका फाइन मोटर क्या है, एंड देन सोशली बिहेव कैसा है, एंड लैंग्वेज. ये 4 चीज़ें हैं. विज़न और हियरिंग के इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं. तो इसको देखो याद कैसे करना है. ग्रॉस की बात करें तो ग्रॉस में सबसे पहले बच्चा क्या है, अपनी गर्दन होल्ड करना सीखता है. ठीक है. फिर उसके बाद वो घूमना शुरू करता है, देन बैठना शुरू करता है ट्राईपॉड पोजीशन में 6 मंथ्स पे, एंड फिर 8 महीने पे वो बिना सपोर्ट के बैठ पाता है. फिर बैठ गया, जब खड़ा होगा तो 9 मंथ्स पे खड़ा होना शुरू करता है, लेकिन सपोर्ट के साथ. ठीक है. फिर अब घुटनों के बल क्रीप फैल है ना, 12 महीने पे घुटनों के बल चलना शुरू करता है. देन वॉक्स, लेकिन गिरता है. और ये 1 साल पे बच्चा खड़ा होना शुरू कर देता है विदाउट सपोर्ट. एंड देन ठीक है. फिर 15 पे ये अपने आप चलना शुरू कर देता है ना. एंड 18 पे बात करें तो ये दौड़ना शुरू कर देता है. और फिर दौड़ना शुरू कर दिया तो अब सीढ़ियाँ चढ़ेगा, तो 2 साल पे ये सीढ़ियाँ उतरना शुरू करता है ना. पहले उतरना ईजीली होता है चढ़ने के मुकाबले. ठीक है. अब वॉक्स अप एंड डाउन स्टेट्स. ठीक है. 3 साल पे ये ट्राईसाइकिल 3 से 3 है ना, तो ट्राईसाइकिल चलाना शुरू कर देता है. 4 साल पे ये एक पैर पे कूदना शुरू कर देता है, एंड स्किप्स, है ना. ठीक है. 5th ईयर पे स्किप्स शुरू कर देता है. फाइन मोटर की बात करें तो फाइन मोटर में देखो ये मतलब फाइन मोटर में क्या है कि उंगलियों से कुछ चीज़ें पकड़ना है ना. तो पहले दोनों हाथों से पकड़ेगा. 4 महीने पे दोनों हाथों से चीज़ें पकड़ता है. किसी भी चीज़ को देते हैं तो दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है. देन 6 महीने पे सिंगल हैंडेडली, है ना. ठीक है. फिर ये उंगलियों से पकड़ना शुरू करेगा तो 9 महीने पे पिंसर ग्रेस्प, है ना. तो उंगली और अंगूठे से पकड़ना शुरू करता है, उसे पिंसर ग्रेस्प कहते हैं. लेकिन 9 महीने पे क्या आता है, मैच्योर आता है ये. तो 12 महीने पे मैच्योर आ जाता है. देन 15 मंथ्स पे ये टावर की कहानी शुरू होती है, एंड स्क्रिबलिंग पेंसिल चलाना, है ना. ये 15 महीने का बच्चा शुरू करता है. तो ये 15 महीने पे स्क्रिबल्स करना शुरू करता है. 18 महीने पे ये प्रॉपर स्क्रिबल कर लेता है. एंड 2 ईयर्स पे वर्टिकल लाइन खींचता है और सर्कुलर स्ट्रोक मतलब बनाता है, लेकिन सही नहीं बना पाता है. 3 ईयर्स पे ये सर्कल को कॉपी कर लेता है. एंड 4 पे क्रॉस, देन ट्रायंगल. ठीक है. टावर की कहानी की बात करें तो टावर में ये 15 पे 2 ब्लॉक बना लेता है. देन 3 18 पे, फिर 2 की टेबल, फिर यहाँ पे 3 की टेबल चलती है. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये 9 है ना.
ये हो गया टावर की कहानी, ठीक है। फिर आता है सोशल। तो बच्चा पहले क्या करता है, सोशल बिहेव कैसे करता है, 2 महीने में सिर्फ मुस्कुराता है, कुछ भी कहो तो वो मुस्कुरा देता है, ठीक है। दिस इज द वे ऑफ सोशलाइजिंग बाय द चाइल्ड, है ना। 3 मंथ्स पे ये अपनी मदर को रिकॉग्नाइज करता है एंड खाने के लिए बताने का शुरू करता है, क्योंकि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, खाना, ठीक है। एंड 6 महीने पे ये बच्चा स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है उसको, और स्ट्रेंजर्स को पहचानना शुरू कर देता है। ये टाटा बाय बाय कब शुरू होता है, 9 महीने पे। देन सिंपल बॉल गेम्स 12 मंथ्स पे। जार्गन ये बड़बड़ाना शुरू करता है 18 मंथ्स पे ये, है ना, पेरेंट्स को कॉपी करता है, झाड़ू कैसे लगा रहा है ना, उन चीज़ों को कॉपी करना शुरू करता है। 2 ईयर्स पे अपने आप खाना, सुसु और पानी का बताने लगता है। देन 3 ईयर्स पे ये अपने टॉयज शेयर करना शुरू करता है, और 3 साल का बच्चा अपना नाम और जेंडर अच्छे से भली भांति पहचानता है। 4 ईयर्स पे ये अपने आप टॉयलेट जाना शुरू कर देता है एंड अच्छे से ग्रुप में खेल पाता है ना, ग्रुप गेम्स ये 4 साल का बच्चा खेल पाता है। 5 ईयर्स पे हाउस होल्ड टास्क, है ना, अपने आप ड्रेस अनड्रेस कर लेता है अपने आप को। एंड 5th इज माइलस्टोन इज लैंग्वेज। तो हम उसकी बात करते हैं। तो इसमें बच्चा पहले क्या होता है, साउंड्स के लिए अलर्ट होता है। 3 महीने पे कू, है ना, वोवल साउंड्स, म्यूजिकल वोवल साउंड्स बोलना शुरू करता है। फिर 4th पे लाफ अलाउड एंड 6 पे मोनोसिलेबल, मतलब माँ दा पा ये सब बोलता है। 9 महीने पे वो 2 वर्ड्स बाई सिलेबल को जोड़ के मामा दादा बाबा, है ना, पापा, ये सब बोलना शुरू करता है। देन 12 पे ये 1 से 2 वर्ड विद मीनिंग। 18 पे ये जो वर्ड्स हैं वो बढ़ जाएंगे 8 to 10, है ना, ये 8 से 18 to 10, ठीक है। 2 पे ये दो का सेंटेंस बनाने लगेगा, 2 वर्ड्स का सेंटेंस, ठीक है। 3 पे ये अपना पूरा नाम और जेंडर बताना शुरू कर देता है, क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देता है, ठीक है। जो दिमाग खाता है बच्चा, वो 3 साल का बच्चा खाता है, वो क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देता है हर चीज़ का, ठीक है। और हमारे मम्मी पापा हमें अच्छे से डिटेल बताते भी हैं बार बार, है ना, चाहे हम कितने भी फालतू सवाल पूछें। तो वो 3 ईयर्स से शुरू होता है। एंड 4 ईयर का बच्चा पोएम और सॉन्ग आजकल प्ले स्कूल में जाते हैं बच्चे, है ना, तो वहाँ पे जाके कितने लगभग 4 साल का बच्चे जाते हैं ना, तो कुछ छोटे भी जाते हैं, लेकिन हम तो 4 साल भी गए थे। तो वो पोएम और सॉन्ग गाना शुरू कर देते हैं। एंड 4 पे एंड फिफ्थ ईयर पे ये आस्क मीनिंग ऑफ वर्ड्स का मीनिंग पूछना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ माइलस्टोन, ये चाइल्ड कैन राइड अ ट्राईसाइकिल, कॉपीज अ सर्कल एंड नोज हिज जेंडर, नेम एंड जेंडर। तो ये हमने तीन ट्राईसाइकिल, है ना, तो ये 3 साल हो गया आंसर, है ना। सर्कल मैंने बताया भी था, डायग्राम याद करना है, पहले स्क्रिबल, फिर स्ट्रेट लाइन 2 साल पे, फिर 3 साल पे कॉपी सर्कल, है ना, एंड फिर क्रॉस 4 साल पे, एंड ट्रायंगल, ठीक है। दिस इज द वे टू लर्न, है ना। देख लो, भरोसा नहीं है तो, है ना। ये 18 महीने पे स्क्रिबल करना शुरू करता है, 2 साल पे तुम्हारा वर्टिकल और सर्कुलर स्ट्रोक, है ना। एंड 3 ईयर पे तुम्हारा सर्कल बना लेता है, फिर 4 पे तुम्हारा क्रॉस, एंड 5th पे ट्रायंगल, ठीक है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। teen boy with birth weight 2.8 kg, born to primary gravida mother through vaginal delivery and cried immediately after birth. Which one of the following statements are correct regarding initial care after birth? Actually, this question is related to baby-friendly hospital initiative. They had given the guidelines on which this question is based, कि बच्चा हुआ उसके बाद हमें इनिशियल केयर क्या देनी है बच्चे को तुरंत पैदा होने के बाद। तो पहला स्टेटमेंट है बेबी शुड बी इनिशिएटेड ऑन द बेबी शुड बी इनिशिएटेड ऑन ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 hour ऑफ बर्थ। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। बेबी शुड बी केप्ट इन अ सेपरेट एरिया, नो, एक्चुअली हम रूमिंग इन करते हैं, है ना। बच्चा और माँ साथ में रहे ताकि उनकी बॉन्डिंग हो और मदर
को ये प्रमोट भी करता है ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए, है ना, क्योंकि ऑक्सीटोसिन ज़्यादा रिलीज होता है, लव हार्मोन, अगर माँ और बच्चे साथ में रहते हैं रूमिंग इनकी वजह से, ठीक है। विटामिन के की बात करें तो ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। थर्ड स्टेटमेंट, द बेबी शुड बी एडमिनिस्टर्ड विद 0.5 mg ऑफ विटामिन के इंट्रामस्कुलरली। देखो यहाँ पे जो वेट है वो 2.8 kg दिया है, तो जो विटामिन के का IM दिया जाता है वो अगर 1 kg से ज़्यादा है तो 1 mg दिया जाता है, और 0.5 कब दिया जाता है, जब 1 kg से कम है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो बच्चे का वेट था वो 2.8 kg था, तो हमें ये इनकरेक्ट हो गया, है ना, 1 mg देना था, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट, द बेबी शुड बी thoroughly examined for congenital malformation, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 1 और 4 हो जाएगा, है ना। अब हम डिटेल एक बार देख लेते हैं कि हमें क्या करना है इनिशियल फ्यू आवर्स में आफ्टर बर्थ, है ना। ये ओपीआई से मैंने फिर दोबारा उठाया। देखो हमें पहले तो बच्चे का वेट मेज़र करना होता है ना, कि बच्चे का वेट कितना है, ताकि हम उसे पता कर सकें कि बच्चा जो सफिशिएंट वेट है या नहीं है ना, अकॉर्डिंग टू हिज जेस्टेशनल एज, है ना, एज, ठीक है। प्री मैच्योर तो नहीं है बच्चे, इसका हम कर सकें। अर्ली स्किन टू स्किन कांटेक्ट देना होता है मदर से, है ना, बच्चों को आफ्टर बर्थ, है ना, और एक टॉवल में लपेट देते हैं, ताकि स्ट्राइल टॉवल में, है ना, प्री हीटेड शीट होती है हमारे पास, उसमें हम बच्चों को लपेट देते हैं, ठीक है, ताकि जो उसका हाइपोथर्मिया से उसको प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। फर्स्ट एग्जामिनेशन हमें थॉरोली एग्जामिन करना होता है फ्रॉम हेड टू टे, कि कोई कंजेनिटल मालफॉर्मेशन तो नहीं है। इसके लिए हम क्या देखते हैं, ऊपर क्या देखेंगे, क्लेफ्ट लिप, नेक में कोई मास तो नहीं है, चेस्ट में कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ऑम्फेलोसील, मेनिंजोसील कमर पे, है ना, एंड क्लोकल अबनॉर्मलिटी, मतलब ठीक है, एक ओजी ट्यूब का यूज़ करते हैं, उससे हम कोई एट्रीजिया वगैरह तो नहीं है ना, एनोरेक्टल एट्रीजिया, ये सब हम देख लेते हैं, ठीक है। को एनल एट्रीजिया, इसोफेजियल एट्रीजिया, ये सब एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, ये हम सब देखते हैं, ठीक है, और इन सबको फिर हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉपरली। एंड टेम्परेचर, एक्सिलरी टेम्परेचर ऑफ द चाइल्ड इज ऑल्सो रिकॉर्डेड, ठीक है। और मेन जो हमारा पॉइंट था कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग को विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ शुरू करना होता है, ठीक है। और जैसे कि हमारे क्वेश्चन में प्राइमरी मदर थी, प्राइमरी ग्रेविडा मदर थी, तो उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा तो हमें उसे एक्सप्लेन भी करना है प्रॉपर, उसको एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत होती है, इसके लिए हम नर्सिंग स्टाफ को बोलते हैं, वो उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। फिर हमें विटामिन के एडमिनिस्टर करना होता है, उसके लिए क्या है कि 1 kg से कम है तो 0.5 mg एंड IM दिया जाता है, एंड 1 kg से वेट ज़्यादा है तो 1 mg, और ये CCPD अगर डिफिशिएंट है तो उसमें हेमोलिसिस ये कॉज कर सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन करना है, उनको बताना है, हमें अपनी लाइसेंस भी तो बचाना है, तो उसके लिए हमें उनके मदर और फैमिली मेम्बर्स को पूरा प्रॉपर बताना है। मेन क्या है, जेंडर के बारे में, कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है ना, इंडिया में ये है, बस अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें उन्हें एक्सप्लेन करना है कि क्या जेंडर है, बर्थ वेट क्या है, बच्चे को कोई रिस्क तो नहीं है, उस चीज़ के बारे में बताना है, और, है ना, एंड ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट करवाना है, ठीक है, और बच्चे को एक कंटिन्यूड ऑब्जर्वेशन में रखना है, ठीक है, और माँ और बच्चों को साथ में रखना है, शुड नॉट बी सेपरेटेड, है ना, जैसे कि हमारा ऑप्शन में दिया था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, फॉर अ सिक चाइल्ड aged 4 years, which of the following are signs of severe pneumonia or very severe disease as per IMNCI? IMNCI मतलब क्या है कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, मतलब बचपन से लेके थोड़ा बड़े होने तक, मतलब 5 years तक, है ना, हमें कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, है ना, उनको हमें फॉलो करना होता है। इसके लिए प्रॉपर चार्ट्स बना रखे हैं IMNCI के, जिसके बेसिस पे हमें हर बच्चे को ट्रीट करना होता है। ये अलग अलग डिजीज़ के लिए अलग अलग चार्ट्स हैं, ठीक है। लेट मी डिस्कस अबाउट माय क्वेश्चन निमोनिया। ये चार्ट जो है मैंने ओपीआई से लिया है, IMNCI चार्ट, है ना, फॉर निमोनिया ओनली। हमें पहले देखना है कि बच्चे सिक
चाइल्ड को क्लासीफाई करना है, असेस एंड क्लासीफाई द चाइल्ड फॉर 2 मंथ्स टू 5 ईयर, है ना। हमें सिम्टम्स को देखना है, क्या देखेंगे हम, साइन एंड सिम्टम्स, है ना। सिम्टम्स में हम देखेंगे कि बच्चा का रेस्पिरेशन रेट, मतलब ब्रेथ पर मिनट, चेस्ट एंट्राइंग के लिए देखेंगे, लुक एंड लिसन फॉर स्ट्राइडर, और वीजिंग के लिए देखेंगे, और SpO2 मेज़र करेंगे, ठीक है। अगर वीजिंग है तो वो विद अदर फास्ट ब्रीदिंग है या फिर चेस्ट ड्राइंग के साथ तो नहीं है, उसको हमें देखना है। फास्ट हम कहीं कब कहेंगे, अगर 2 मंथ से 1 साल तक का बच्चा है ना, 2 मंथ्स टू 12 मंथ्स का बच्चा है, तो 50 ब्रेथ पर मिनट या उससे ज़्यादा उसको फास्ट ब्रीदिंग कहा जाता है। अगर 1 साल से ज़्यादा टू 5 ईयर, अप टू 5 ईयर 40 ब्रेथ पर मिनट या फिर उससे ज़्यादा उसको फास्ट ब्रीदिंग कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, और ये हमें मेज़र करना होता है अप टू 3 टाइम्स, है ना, 50 to 20 मिनट्स अपार्ट, है ना, जिससे हमें पता पड़ता है कि हमारा बच्चा जो है वो फास्ट ब्रीदिंग तो नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर इसको हमने जो डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग है उस या फिर कफ कह लो, इसको हमने अलग से क्लासीफाई किया है, सीवियर निमोनिया एंड नो निमोनिया। जो हमारा क्वेश्चन था वो सीवियर निमोनिया या फिर वेरी सीवियर डिजीज़ के बारे में था, है ना। तो उसमें देखो ये चीज़ें होंगी, क्या होगा, डेंजर साइंस होंगे, स्ट्राइडर, वो काम चाइल्ड है, मतलब एकदम खेल वेल नहीं रहा है, फिर भी उसमें स्ट्राइडर हमें दिखेगा, एंड SpO2 90 से कम होगा, SpO2 जब मेज़र करेंगे, तो ऐसे बच्चों को हमें रेफ़र अर्जेंटली टू हॉस्पिटल, जो जहाँ पे वेंटिलेटर हो, है ना, ऑक्सीजन सपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, वो उन हॉस्पिटल में हमें तुरंत इनको रेफ़र करना होता है फर्स्ट डोज के साथ, है ना। एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन का हम फर्स्ट डोज दे देते हैं और उनको फिर रेफ़र कर देते हैं। निमोनिया की बात करें तो इसमें चेस्ट एंट्राइंग और फास्ट ब्रीदिंग की जाती है, तो इसमें हमें अमोक्सिसिलिन 4-5 डेज देनी होती है। और अगर वीजिंग है तो हम इन्हेलर ब्रोंकोडायलेटर भी दे देते हैं, है ना, इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर फॉर 5 डेज। और थ्रोट और सूदिंग द थ्रोट एंड रिलीव द कफ, सेफ रेमेडी इफ चाइल्ड इज 6 मंथ्स और ओल्डर, ठीक है। नो निमोनिया, उन केस में क्या करेंगे, वीजिंग है ना, तो हम इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर फॉर 5 डेज फॉर सूदिंग द थ्रोट एंड रिलीव द कफ, होम रेमेडीज दे सकते हैं अगर बच्चा 6 या 6 महीने से ऊपर है ना। और लेकिन 14 दिन से ज़्यादा कफ है तो हमें TB के लिए या अस्थमा के लिए असेस करना है, एंड मदर को एडवाइस करना है कि उसको वापस कब आना है डेंजर साइंस के साथ, है ना, कि चेस्ट इंट्राइंग है या फिर ब्रीदिंग फास्ट ब्रीदिंग है ना, स्ट्राइडर सुनाई दे रहा है या फिर वीजिंग है ना, ठीक है। तो बच्चा खाना नहीं खा रहा है, मेन तो खाने का इशू आता है बच्चों में, है ना, तो ये हमारा हो जाएगा। तो हमारा इसके हिसाब से सीवियर निमोनिया और वेरी सीवियर डिजीज़ कब कहेंगे, जब बच्चे में स्ट्राइडर है ना, इन अ काम चाइल्ड, और स्ट्राइडर है और क्या था पॉइंट बताओ, स्ट्राइडर इन अ काम चाइल्ड एंड तुम्हारा SpO2 कम है, तो इसका आंसर जो जाएगा चेस्ट इंट्राइंग, ये भी था ना, ये जो है निमोनिया में है वो तो होगा ही ना, उसमें पॉइंट है ना, ठीक है। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो 3rd एंड 4th जाएगा, चेस्ट इंट्राइंग एंड स्ट्राइडर। ये फास्ट ब्रीदिंग, क्योंकि हमारे जो बच्चे की एज दी थी यहाँ पे 4 ईयर्स दी थी, तो 4 ईयर्स के हिसाब से मैंने अभी बताया था आपको कि 2 मंथ्स से नहीं सॉरी 2 मंथ से 12 मंथ्स है तो 50 ब्रेथ पर मिनट उसको फास्ट ब्रीदिंग कहते हैं, लेकिन 12 मंथ से 5 ईयर्स तक है तो 40 को कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो एज दी थी, इंपॉर्टेंट वर्ड इज एज 4 ईयर, सीवियर निमोनिया, वेरी सीवियर डिजीज़ एंड IMCI, है ना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। तो हमारा 4 ईयर का जो सिक चाइल्ड है उसके लिए जो फास्ट ब्रीदिंग होगी वो 40 पर मिनट होगी, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ चाइल्ड एज्ड 3.5 ईयर with an ear problem
विच वन ऑफ दिस सिचुएशन मेरिट्स अर्जेंट रेफरल टू द हॉस्पिटल। तो देखो फर्स्ट डिस्चार्ज हो रहा है फ्रॉम द ईयर एंड डिस्चार्ज रिपोर्टेड फॉर लेस देन 14 डेज, तो कम टाइम के लिए है ना, तो है ना इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके लिए रेफरल की ज़रूरत नहीं है ना, ये आंसर नहीं जाएगा। फर्स्ट डिस्चार्ज फॉर द ईयर एंड रिपोर्टेड फॉर मोर देन 14 डेज है ना, तो इसको ये एक सीवियर डिजीज़ है, मतलब है ना कुछ तो है जो इन्फेक्शन है उसको बहुत दिनों से, उसके लिए हमें रेफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, अर्जेंट रेफरल की ज़रूरत पड़ेगी। टेंडर स्वेलिंग, तो इसमें हम एंटीबायोटिक यूज़ करके ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट सीन एंड ड्रेनिंग फ्रॉम बोथ ईयर्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन, तो इसमें भी ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन मैटर करती है ना, तो इसमें हमें ज़रूरत नहीं है, इसमें हम पहले एंटीबायोटिक देकर देखेंगे फिर ट्रीट करेंगे। मोर देन 14 डेज में हम इसको रेफ़र कर देंगे। ठीक, क्रोनिक ओटोरिया कहते हैं इसको, अगर मोर देन 14 डेज है तो ये एक रेड फ्लैग होता है फॉर सीरियस अंडरलाइंग कंडीशन और कॉम्प्लिकेशन, जिसके लिए हमें रेफ़र करना ही पड़ेगा। अगर लेस देन है 14 डेज है तो उसको हम AOM है ना, एक्यूट ओटाइसिस मीडिया, इसमें अर्जेंट रेफरल की ज़रूरत नहीं होती है। और ठीक है, बाकी हम ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर दिस video if you find this knowledge helpful. That's all. Thank you.